हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 13। राजन के कहने पर भूषण ने काशी को अगवा कर लिया। काशी लापता है कि बात पूरे बनारस में आग की तरह फैल गई। शिवम और मुरारी अपने आदमियों को चारों ओर लगा दिए थे। किशोर और उसकी टीम भी काशी को ढूंढने लगी थी, लेकिन किसी को भी काशी के बारे में नहीं पता था। घर में सब परेशान थे। मुन्ना ने वंश को घर छोड़ा और खुद काशी को ढूंढने निकल पड़ा। काशी की स्कूटी के पास टूटी हुई घड़ी देखकर मुन्ना को एहसास हो गया कि जरूर काशी किसी बड़ी मुसीबत में है। वहीं शक्ति को जब काशी के बारे में पता चला तो वह भी अपनी बाइक लेकर निकल पड़ा। बाइक चलाते हुए शक्ति ने कुछ लोगों को फोन लगाया और काशी को ढूंढने को कहा। मुन्ना की जीप प्रताप के घर के सामने आकर रुकी। मुन्ना गुस्से में जीप से उतरा और अंदर चला आया। प्रताप के आदमियों ने उसे रोकने की कोशिश की तो मुन्ना ने किसी को जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्हें पीटते हुए आगे बढ़ गया। मुन्ना अंदर आया, देखा प्रताप बैठकर आराम से खाना खा रहा था। मुन्ना इस वक्त गुस्से में था। उसने जाकर सीधा खाने की टेबल ही पलट दी और गुस्से से प्रताप से कहा, राजन कहाँ है? हमको नहीं बताओ कहाँ है, और जोन बदतमीजी तुम किए हो इसे क्या समझे, बताओ। प्रताप ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, आपको सब पता है। अगर हमारी बहन को कुछ हुआ ना तो हम सबकी कब्र खोद देंगे, बता रहे हैं। मुन्ना ने गुस्से से कहा और वहां से निकल गया। मुन्ना का गुस्सा देखकर प्रताप समझ गया कि जरूर राजन ने कुछ गड़बड़ की है। उसने अपने आदमी को आवाज दी तो उसने आकर कहा, जी मालिक। जे ससुरा रजनवा कहाँ है, पता लगाओ तनिक, पता चले हमारी पीठ पीछे कागुल खिला रहे हैं वो। प्रताप ने हाथ धोते हुए कहा, जी मालिक। आदमी ने कहा और चला गया। नौकर ने हाथ पहुंचने के लिए प्रताप की तरफ गमछा बढ़ा दिया तो प्रताप हाथ पहुंचते हुए बड़बड़ाने लगा, जे रजनवा भी ना दिन ब दिन हमारे गले की फांस बनता जा रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। भाई साहब से बात करके इसे बनारस से बाहर ही भेज देते हैं, साला टंटा ही खत्म हो इनका। मुन्ना वापस अपनी जीप में आ बैठा और वहां से निकल गया। राजन घर पर नहीं था, मतलब वह काशी को लेकर जरूर कहीं और होगा और मुन्ना को बस अब उसे ढूंढना था। शक्ति ने काशी का पता लगा लिया था। वह राजन के फार्म हाउस पहुंचा, जहां राजन काशी से शादी करने की तैयारी कर रहा था। मंडप तैयार था और भूषण डरा धमकाकर पंडित को भी ले आए थे। राजन के आदमी काशी को पकड़कर बाहर ले आए। काशी का रो रो कर बुरा हाल था। वह किसी भी हालत में राजन से शादी करना नहीं चाहती थी। राजन ने देखा तो काशी के पास आया और उसका मुंह भींचते हुए कहा, बस कुछ देर की बात है काशी, उसके बाद तो तुम हमेशा हमेशा के लिए हमरी हो जाओगी। इतनी भी क्या जल्दी है? शक्ति ने अंदर आते हुए कहा। शक्ति की आवाज सुनकर काशी ने उस दिशा में देखा। शक्ति को देखते ही काशी की आंखें भर आई। उसने अपना हाथ छुड़ाकर शक्ति की तरफ जाने की कोशिश की तो राजन ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और शक्ति से कहा, अच्छा हुआ तो खुद ही आ गया, अब तेरी आंखों के सामने से शादी करेंगे हम। लगता है तुम उस दिन वाली मार भूल गए हो। हमने कहा था ना तुमसे कि काशी से दूर रहना, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आया। कहते हुए शक्ति ने अपनी साइड वाले आदमी को एक घूंसा दे मारा और आदमी सीधा नीचे जा गिरा। काशी शक्ति का ये रूप पहली बार देख रही थी। डर के मारे उसने अपनी आंखें मींच ली। राजन ने देखा तो अपने आदमियों से कहा, खड़े खड़े देख कर रहे हो, मारो इसे। राजन के कहते ही उसके आदमी शक्ति पर टूट पड़े। भूषण उस वक्त बाहर था, उसे इसकी खबर तक नहीं थी। शक्ति ने राजन के आदमियों को एक एक करके पीटना शुरू कर दिया। अपने आदमियों को पीटता देखकर भूषण काशी को खींचकर मंडप की ओर ले गया और पंडित से कहा, ए पंडित, जल्दी से मंत्र पढ़ना शुरू करो। काशी ने खुद को राजन से छुड़वाने की कोशिश की तो राजन ने गुस्से में आकर एक थप्पड़ काशी के गाल पर रसीद कर दिया। शक्ति ने जैसे ही देखा उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। वह राजन की तरफ आया और खींचकर एक लात उसे मारी। राजन दूर जा गिरा। गहमा गहमी देखकर पंडित भी वहां से भाग गया। राजन को बहुत जोर से लगी थी। कुछ देर तक तो वह उठ भी नहीं पाया। काशी ने देखा तो रोते हुए शक्ति के गले आ लगी। शक्ति ने काशी को संभाला। अगले ही पल एक जोरदार डंडा आकर शक्ति के सर पर लगा, जिससे शक्ति कुछ पल के लिए सुन्न हो गया।
उसके सर से खून बहकर काशी के हाथों में लगा तो काशी घबराकर शक्ति से दूर हटी। उसने देखा शक्ति के सर से खून बह रहा है। डर और सदमे की वजह से काशी के गले से आवाज तक नहीं निकली। वह हैरानी से शक्ति को देखती रही और अगले ही पल शक्ति नीचे गिर गया। वह जिंदा था, बस अचानक हुए इस हमले से अचेत हो चुका था। काशी ने देखा शक्ति के बिल्कुल पीछे हाथ में डंडा लिए भूषण खड़ा था। भूषण को वहां देखते ही राजन में पहले वाली हिम्मत फिर आ गई। वह उठा और काशी के पास आकर उसे एक थप्पड़ और मारते हुए कहा, तुझे जो बचाने आया था वो तो गया, अब देखते हैं तुम्हें हमसे बचाता कौन है। ए भूषणवा, शादी से पहले सुहागरात कैसी रहेगी? अरे भैया, फिर तो मजा ही आ जाएगा, भूषण ने बेशर्मी से कहा। भूषण की बात सुनकर राजन ने खा जाने वाली नजरों से काशी को देखा। काशी राजन के इरादे भांप गई थी। उसकी आंखों में डर और गुस्से के भाव उभर आए। उसने पीछे हटते हुए कहा, हमारे पास मत आना। तुम्हारी पुकार सुनने वाला तो मौत की नींद सो गया काशी। अब तो यहाँ सिर्फ हम हैं। तुम्हारी वजह से 2 कौड़ी का शक्ति हमें मारने चला था। अब देखो हम तुम्हारा क्या हाल करते हैं। कहते हुए राजन ने काशी को धक्का दिया। वह नीचे जमीन पर जा गिरी। गुस्से और अहंकार की आग में जलते राजन ने नीचे गिरी काशी के पैर पर अपना पैर रख दिया। दर्द से काशी चिल्ला उठी, लेकिन राजन को उस पर कोई दया नहीं आई। वह जैसे ही काशी पर झुका, फार्म हाउस के गेट को तोड़ते हुए जीप अंदर आई। ये देखकर राजन ने उस ओर देखा। वो जीप मुन्ना की थी और उसमें बैठा लड़का भी मुन्ना ही था। मुन्ना ने जब काशी को इस हालत में देखा तो उसका खून खौल गया। वह नीचे उतरा और राजन की कॉलर पकड़कर उसे घूंसा मारते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी बहन को छुए? मुन्ना जितना शांत था, उसका गुस्सा उतना ही खतरनाक था। उसने राजन को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। राजन लहूलुहान हो चुका था और ये देखकर भूषण भाग गया। मुन्ना के चेहरे पर सिर्फ गुस्सा था और ये देखकर काशी पूरी तरह डर गई। राजन जब अधमरा हो गया तो मुन्ना ने उसकी कॉलर पकड़कर उसे उठाया और गुस्से में कहा, अब तक हमने तुम्हारी हर गलती को नजरअंदाज किया राजन। हम कभी नहीं चाहते थे कि हमारे पापा की तरह उनके बच्चों में भी ऐसी कोई दुश्मनी या झगड़ा हो, लेकिन आज तुमने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी है। हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन एक बहन पर खरोच तक नहीं, और तुमने इसके साथ ये बर्ताव किया। मुन्ना भैया, काशी ने रोते हुए कहा। वह चाहती थी कि मुन्ना राजन को छोड़ दे। काशी को रोते देखकर मुन्ना का दिल पिघल गया, लेकिन राजन ने उसकी बहन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये सोचकर मुन्ना के चेहरे पर दर्द और गुस्से के भाव उभर आए। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने राजन का सर पास की दीवार पर जोर से दे मारा। राजन लहूलुहान होकर नीचे जा गिरा। मुन्ना ने अपना जैकेट निकाला और काशी की तरफ आकर उसे उड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है काशी, कुछ नहीं हुआ, तुम घबराओ मत, हम यहाँ हैं। काशी मुन्ना के सीने से लगकर रोने लगी। इस अचानक हुए हादसे ने उसे अंदर तक डरा दिया था। मुन्ना उसका सर सहलाते हुए उसे चुप कराने लगा। काशी इतना डरी हुई थी कि उसे शक्ति का ख्याल भी नहीं रहा। मुन्ना ने अपना फोन निकाला और इंस्पेक्टर को फोन लगाया और उसे वहां आने को कहा। मुन्ना किशोर के आने का इंतजार करने लगा। उसने काशी को पानी पिलाया और जीप में बैठने को कहा। अचानक हुए हादसे से काशी इतना डर चुकी थी कि उसे शक्ति का ख्याल तक नहीं रहा। कुछ देर बाद ही किशोर वहां अपनी टीम के साथ पहुंचा और सबको गिरफ्तार कर लिया। भूषण पहले ही वहां से भाग चुका था। राजन काफी घायल था, इसलिए उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेज दिया। किशोर ने मुन्ना को घर जाने को कहा और साथ ही ये भी कहा कि कल सुबह आकर वह काशी का बयान ले लेगा। मुन्ना से बात करते हुए किशोर की नजर कोने में पड़े शक्ति पर गई। वह जल्दी से उस तरफ गया। उसने शक्ति की नब्ज चेक की, जो कि सांसें चल रही थी। किशोर ने शक्ति को संभाला और कहा, सर आंखें खोलिए। सर आप ठीक है ना सर? अपनी जीप की तरफ जाते मुन्ना की नजर किशोर पर पड़ी। एक पुलिस वाला शक्ति को सर कहकर बुला रहा था। मुन्ना को यह जानकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन इस वक्त उसे काशी को घर ले जाना सही लगा। तो जीप में आकर बैठा और काशी को लेकर निकल गया। किशोर ने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई और शक्ति को साथ लेकर वहां से चला गया। जीप चलाते हुए मुन्ना और काशी खामोश बैठे थे।
काशी अभी भी डरी हुई थी। उसे शक्ति का ख्याल आया तो उसने जल्दी से मुन्ना की ओर देखा। वो ठीक है, इंस्पेक्टर किशोर उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं, मुन्ना ने सामने देखते हुए कहा। रात हो चुकी थी। मुन्ना और काशी घर से 10 किलोमीटर दूर थे। एक ढाबा देखकर मुन्ना ने जीप साइड में लगाई। उसने काशी को वहीं रुकने को कहा और खुद ढाबे की तरफ चला गया। मुन्ना वापस आया। उसने एक हाथ में पानी की बोतल पकड़ी थी और दूसरे में चाय का कप। मुन्ना ने बोतल काशी की तरफ बढ़ा दी और मुंह धोने को कहा। काशी जीप से नीचे उतर आई। उसने अपना मुंह धोया, हाथ धोए और अपना हुलिया सुधारा। मुन्ना ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर काशी को दे दिया और मुंह पोंछने को कहा। काशी ने मुंह पोंछा तो मुन्ना ने चाय का कप काशी की तरफ बढ़ा दिया। शक्ति ठीक तो है ना? उसे बहुत चोट लगी थी, हमें उससे मिलना होगा, काशी ने आंखों में आंसू भरकर कहा। पागल मत बनो काशी, अभी हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी के लिए तुम हमारे साथ घर चलोगी। सब बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। ये लो चाय पी लो। हमने कहा ना, हम तुम्हारे साथ हैं, हम सब संभाल लेंगे, मुन्ना ने काशी को तसल्ली देते हुए कहा। काशी ने अपने आंसू पोंछे और चाय का कप ले लिया। मुन्ना ने अपने हाथों को बांधा और पीठ गाड़ी से लगाकर सोच में डूब गया। उसके सामने कई बातें ऐसी थी जो कि उलझी हुई थी। वंश गौरी से प्यार करता है ये जानने के बाद मुन्ना पहले से ही परेशान था। अब उसके सामने शक्ति एक रहस्य बन चुका था। राजन ने काशी के साथ जो हरकत की उसे लेकर भी मुन्ना के दिमाग में कई ख्याल एक साथ दौड़ रहे थे, क्योंकि मुन्ना जानता था उसके पास शिवम और प्रताप की दुश्मनी और ज्यादा बढ़ने वाली है। मुन्ना का दिमाग उलझता जा रहा था। सबसे पहले उसे काशी को सेफली घर पहुंचाना था। काशी ने चाय खत्म की तो मुन्ना उसे लेकर घर के लिए निकल गया। रास्ते भर मुन्ना काशी को समझाता रहा कि उसे क्या बोलना है और क्या नहीं, क्योंकि मुन्ना नहीं चाहता था घर का माहौल खराब हो। घर पहुंचते ही काशी सबसे पहले आकर शिवम के गले लगकर रोने लगी। शिवम ने उसे चुप कराया और सारिका से उसे अंदर ले जाने को कहा। सारिका और अनु काशी को लेकर चली गई। आई भी उनके साथ चली गई। मुरारी, बाबा, शिवम, वंश और शिवम मुरारी के कुछ आदमी वहीं मौजूद थे। मुरारी मुन्ना के पास आया और कहा, ए मुन्ना, किसने किया ये सब? हमको बताओ, हम साले को जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। तुम बस नाम बोलो उसका। प्रताप के बेटे राजन ने, उसी के आदमियों ने काशी को अगवा किया था, मुन्ना ने धीमी आवाज में कहा। उस प्रताप के लड़के की इतनी हिम्मत कि उसने हमारी बेटी पर हाथ डालने की कोशिश की। आज उस प्रताप का किस्सा ही खत्म कर देंगे हम, गुस्से में कहते हुए शिवम जैसे ही जाने को हुआ, मुन्ना ने गुस्से से तेज आवाज में कहा, बस कीजिए बड़े पापा, आखिर ये दुश्मनी, ये लड़ाई कब तक? मुन्ना की आवाज सुनकर शिवम के कदम रुक गए। वंश भी हैरान था, क्योंकि शिवम के सामने हमेशा शांत रहने वाला, उसकी हर बात मानने वाला मुन्ना आज शिवम को रुकने को कह रहा था। मुरारी ने जैसे ही सुना, मुन्ना की बाह पकड़कर उसे अपनी तरफ करके कहा, ए मुन्ना, होश में तो हो, का बक रहे हो बे तुम? हाँ, आज तक तुम हो, हम और शिवम भैया के सामने कुछ नहीं बोले और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उनके सामने ऊंची आवाज में बात करो। चलो माफी मांगो उनसे, माफी मांगो। हम माफी नहीं मांगेंगे पापा, कहते हुए मुन्ना ने मुरारी का हाथ झटक कर अपनी बाह छुड़वाई और शिवम के सामने आकर कहने लगा, आखिर कब तक बड़े पापा? कब तक आप और हम ऐसे ही उनसे लड़ते झगड़ते रहेंगे? कब तक वो हमें चोट पहुंचाएंगे और हम उन्हें? क्या हम इसे खत्म नहीं कर सकते? क्या हम शांति से जी नहीं सकते? कभी बड़ी माँ, कभी वंश, आज काशी, आखिर कब तक ये सब चलेगा? हम आपसे जवाब चाहते हैं। आपकी और प्रताप की दुश्मनी आज आपके बच्चों के बीच भी आ चुकी है। आपको क्या लगता है वंश के यहाँ बनारस में ना रहने के पीछे क्या वजह होगी? मुन्ना, वंश ने मुन्ना को रोकना चाहा, लेकिन मुन्ना आज बोलना चाहता था। उसने वंश को साइड किया और आगे कहने लगा, आपकी और प्रताप की दुश्मनी है, जिसकी वजह से वंश हमेशा इस शहर से दूर भागता आया है। अपना घर परिवार छोड़कर आपने काशी को शहर पढ़ने भेज दिया और इसके वजह भी आपकी और प्रताप की दुश्मनी ही थी। माँ, बड़ी माँ, काशी, वंश, बाबा, इनमें से किसी को भी घर से बाहर अकेले जाने नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि आप डरते हैं। आप डरते हैं कहीं उस प्रताप के आदमी ने कोई नुकसान न पहुंचा दे।
हमने अपने गुस्से को हमेशा हमेशा के लिए अंदर दबा लिया, सिर्फ आपके लिए। अब आप ही बताइए, आखिर ऐसी जिंदगी कब तक जिएंगे हम सब? कब तक एक दूसरे को चोट पहुंचाएंगे? कब तक एक दूसरे की जान के दुश्मन बने रहेंगे? आखिर कब तक? मुन्ना एक पल के लिए शांत हो गया। उसे ये सब कहते हुए बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि आज से पहले उसने शिवम से इस तरह बात नहीं की थी। अब तक प्रताप राजन और उसके आदमियों ने जो किया वो सब मुन्ना ने नजरअंदाज किया, लेकिन आज काशी के साथ जो हो सकता था उसके ख्याल मात्र से ही मुन्ना का खून खोलने लगा। शिवम ने सुना तो उसे एहसास हुआ कि मुन्ना ने जो कहा वो सही था। अगर वक्त पर उसने प्रताप और अपने बीच की समस्याओं को ठीक कर लिया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। शिवम को खामोश देखकर मुरारी उसके पास आया और कहने लगा, शिवम भैया, आप ना मुन्ना की बातों को दिल पर मत लेना। वो अभी बच्चा है, उसने गुस्से में ये सब कह दिया। हम समझाएंगे ना उसको, आप उसे माफ कर दो। हम शर्मिंदा है, मुन्ना ने आपसे जो कहा हम उसके लिए शर्मिंदा है। नहीं मुरारी, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मुन्ना ने जो ठीक कहा ठीक कहा। हमारी वजह से हमारे बच्चों को ये सब देखना पड़ रहा है, इसलिए शर्मिंदा होने की जरूरत हमें है, मुन्ना को नहीं। शिवम ने बुझे स्वर में कहा। वंश ने सुना तो मुन्ना को लेकर वहां से चला गया। बेंगलोर पर्पल क्लब। रितु और प्रिया गौरी को लेकर क्लब चली आई। गौरी का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन रितु प्रिया चाहती थी कि वह भी चले, तो गौरी को आना पड़ा। क्लब आकर भी गौरी का चेहरा उतरा हुआ था। 2 दिन से उसकी मुन्ना से कोई बात नहीं हुई थी। मुन्ना ना तो उसके मैसेज का जवाब दे रहा था, ना ही उसका फोन लग रहा था। रितु प्रिया डांस करने चली गई। गौरी वहीं काउच पर बैठी अपने फोन से अपनी और मुन्ना की साथ वाली फोटो देखने लगी। गौरी मुन्ना को बहुत मिस कर रही थी, साथ ही परेशान भी थी कि मुन्ना उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। गौरी ने एक बार फिर मुन्ना का नंबर डायल किया, लेकिन बंद था। उदास होकर गौरी ने फोन वापस रख दिया। उसे मुन्ना के साथ बिताए पल याद आने लगे। गौरी वहां बैठे बैठे बोर होने लगी तो वह उठी और रितु प्रिया को बिना बताए ही क्लब से बाहर निकल गई। रात के 11 बज रहे थे। गौरी पैदल ही फुटपाथ पर चल पड़ी। ठंडी हवाएं चल रही थी और गौरी का चेहरा उदासी से घिर रहा था। जींस और टॉप के साथ उसने झीने रंग का जैकेट पहना हुआ था। धीमे कदमों से वह सड़क पर चली जा रही थी। चलते चलते उसकी नजर वहीं सड़क किनारे बने छोटे से मंदिर पर चली गई। गौरी रुकी और अपने हाथ जोड़कर कहने लगी, मैं नहीं जानती क्या हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूं कि मान की सारी तकलीफें दूर हो जाएं। मैं उसे बहुत मिस कर रही हूं, उससे बात करना चाहती हूं, लेकिन पता नहीं वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। मैं बहुत अपसेट हूं और इस वक्त मेरा मन कर रहा है कि मैं रो दूं, लेकिन मैं नहीं रो सकती क्योंकि मैं इतनी कमजोर नहीं हूं। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके गर्म आंसू बहने लगे। मुन्ना का इग्नोर करना वह सहन नहीं कर पा रही थी और कल रात से परेशान थी। मुन्ना अचानक से उसे इग्नोर क्यों करने लगा, यही बात गौरी समझ नहीं पा रही थी। वह अंदर ही अंदर इस बात से परेशान थी। अपने दोस्तों से भी उसने जिक्र नहीं किया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी उसके दोस्त मुन्ना को लेकर किसी तरह का गॉसिप करें और उनके बीच वो मजाक बने। गौरी ने अपने आंसू पहुंचे, लेकर वो फिर बहने लगी। गौरी एक साफ दिल लड़की थी जिसके लिए अपनी भावनाओं को रोक पाना बहुत मुश्किल था। प्यार हो या गुस्सा, वह खुलकर अपनी भावनाएं जाहिर किया करती थी। वह वहां से आगे बढ़ गई। चलते चलते उसने आसमान की ओर देखा और कहा, रोना नहीं चाहती, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे आंसू रुक नहीं रहे हैं। क्या तुम मुझे भूल गए हो मान? तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग तेरा। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए मैं तेरी हीर।